मैं कौन हूँ ये तो तुम जानती ही हो। जब से तुम मिले हो सब इतना अजीब हो रहा है, जैसे सब कुछ लिखा हुआ था। मुझे अब घर जाना चाहिए। और नव्या पलट कर जाने लगती है। तभी ध्रुव नव्या का हाथ पकड़कर उसके गालों को चूम लेता है। मैं बस तुम्हें प्यार करना जानता हूँ और चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे अब चलना चाहिए। और नव्या शर्माती हुई चली जाती है, मगर बार बार ध्रुव की किस को याद करते हुए मुस्कुराती है। प्यार तो मैं भी तुमसे करने लगी हूँ ध्रुव, मगर इतनी जल्दी हाँ थोड़ी बोलूंगी, अभी थोड़ा तुम्हें तड़पाऊंगी। और नव्या खिड़की से कमरे में वापस लौट आती है। तभी सुषमा उसे नीचे आने के लिए आवाज लगाती है और नव्या जब नीचे जाती है तो देखती है घर में ढेर सारे मेहमान आए हुए थे, जिनमें जवान लड़के भी थे। माँ, ये सब क्या है? बेटा, ये सब तेरी शादी के लिए रिश्ते हैं। तुझे इनमें से जो भी पसंद आए उसे हाँ बोल दे। शादी? कैसी शादी? आपने मुझसे पूछा तक नहीं। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। हाँ बेटा, शादी तो एक ना एक दिन सबको करनी ही होती है। तू भी अब बड़ी हो गई है। मैंने कहा ना, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। आप लोग खड़े होइए और निकले यहाँ से। और नव्या गुस्से से सारा सामान इधर उधर फेंकते हुए सबको बाहर निकालने लगती है। सुषमा और उदय ये देखकर चिढ़ जाते हैं। नव्या, ये क्या बदतमीजी है? तभी नव्या को कोने में काउंटर के पास एक लड़का बैठा दिखता है, जो पीठ करके बैठा हुआ था। ओ मिस्टर, सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कहा सब निकलो यहाँ से। मगर लड़का कोई जवाब नहीं देता। नव्या गुस्से से उसके पास जाकर उसके कपड़े पकड़कर खींचती है और वह जैसे ही मुड़ता है उसका चेहरा नव्या देखकर चौंक जाती है। तुम यहाँ कैसे आए? वो लड़का ध्रुव ही था, जो नव्या के घर में घुस चुका था। सुषमा और उदय भी जोर से हंसते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं अंकल, बस ऐसे ही। तभी कमरे में ध्रुव के माँ बाबा भी हंसते हुए एंटर करते हैं। ध्रुव के पिता और कोई नहीं बल्कि उस नाग नागिन के जोड़ी का दोस्त दुष्यंत ही होता है। भाई मान गए तुझे, तेरी बेटी भी किसी पटाखे से कम नहीं है। दुष्यंत की पत्नी मधु नव्या के पास आकर उसका सिर सहलाती है। भाई साहब, मुझे तो मेरी बहू बहुत प्यारी लगी। क्या बहू? ये सब क्या चल रहा है? बेटा, दुष्यंत और मैं सालों पुराने दोस्त हैं और मुझे ध्रुव भी अच्छा लगता है। अब तुझे पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं बाबा, पसंद है, बहुत पसंद है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सब लोग खूब हंसते हैं। नव्या ध्रुव को अपने कमरे में ले जाती है और उसे मारने लगती है। I hate you ध्रुव। तुम कब से मेरे साथ खेल खेल रहे थे? बताया नहीं कि तुम्हारे बाबा मेरे बाबा के दोस्त हैं? मेरी नव्या, अब से हम एक होंगे। दोनों गले लगते हैं। तभी सामने लगे शीशे के अंदर ध्रुव देखता है तो उसकी आंखें लाल होकर चमकती हैं। अब कल ही हम दोनों शादी कर लेंगे। रात का समय होता है। नव्या कमरे में सो रही थी। उसके कमरे में वही काला सांप आता है और इंसान की काली परछाई का रूप लेता है और सो रही नव्या के पास बैठकर उसको सहलाने लगता है। नव्या, अब समय आ गया है कि तुम जानो कि तुम कौन हो। और नाग उठकर चांद के सामने खड़ा हो जाता है। तभी चांद की परछाई नाग के शरीर से होते हुए नव्या के शरीर पर गिरती है। नव्या नींद से जागती है और मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलकर बाहर जाती है, मगर नव्या की आंखें अभी भी बंद थी। वो बस चलती जा रही थी। नव्या रुक जाती है और उदय सिंह की स्टडी रूम में घुसकर सामने रखी अलमारी का ताला हाथ से ही तोड़ देती है और मुस्कुराते हुए बक्सा खोलकर उसमें से उस चमकीले पत्थर को हाथ पर लेती है। अब उसकी रोशनी लौट चुकी है। नव्या जोर जोर से हंसती है। मेरी अमानत। और तभी उस पत्थर से फिर से रोशनी निकलकर नव्या के अंदर घुसती है। नव्या जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखें नागिन की आंखों में बदल जाती है और वो मुंह खोलकर नागिन की जीभ बाहर निकालती है और उस पत्थर को जीभ पर रखते हुए निकल जाती है। असल में वो पत्थर नाग बनी थी। उसको निगलते ही कमरे की खिड़कियों से ढेर सारे सांप आकर नव्या के शरीर से लिपट जाते हैं और देखते ही देखते नव्या एक विशाल काली नागिन में बदल जाती है।
बाहर के अंधेरे से उसी नाग की परछाई कमरे में घुसती है नव्या। और नव्या फिर से बेहोश हो जाती है। नव्या नाग की आवाज सुनते ही बेहोश हो जाती है और नाग की परछाई भी रोशनी में आती है। वह विशाल नाग ध्रुव ही होता है। ध्रुव नव्या के करीब जाकर उसे गोद में उठा लेता है और कमरे में सुला देता है। ध्रुव नव्या के पास जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ सहलाते हुए पुरानी बातें याद करता है। मैं तो कब से तुम्हारे आसपास ही था नव्या। नव्या को खिड़की पर दिखाई देने वाला काला सांप ध्रुव ही था। उस दिन जब नव्या खिड़की से कूदते हुए गिरने वाली थी तो वहां ध्रुव ने ही अपनी शक्तियों से नव्या को बचाया था। जब भी ध्रुव और नव्या नदी के किनारे बैठते थे तो नदी में दिखने वाली काले सांप की परछाई असल में ध्रुव की ही होती थी। बस हो गया नव्या, जल्दी से अब तुम्हें अपने घर चलना है। तभी नव्या को होश आ जाता है। नव्या होश में आते ही पिछला सब कुछ भूल जाती है और ध्रुव भी मानव रूप में आ जाता है। ध्रुव, तुम इतनी रात को यहाँ, और ये तुमने कैसे अजीब से कपड़े पहने हुए हैं? और मैंने ये कपड़े कैसे पहने हुए हैं? यहाँ क्या हुआ है अभी? कुछ नहीं नव्या, अभी तुम सो जाओ। और नव्या को सुलाकर ध्रुव वहाँ से चला जाता है और उसी खंडर के आगे जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर उन लोगों ने ऋषभ और संजना को जलाकर मार दिया था। वो जल्दी ही आ रही है आप लोगों के पास। अगली सुबह मंदिर में नव्या और ध्रुव की शादी होती है। बेटी, अब तुम ध्रुव की सुहागन बन गई हो। अब से यही तुम्हारा परिवार है। तभी आकाश में जोरदार बिजली कड़कती है और उसमें से एक आवाज आती है, तुम्हारा काल आ गया है। एक सुहागन के हाथ से ही खत्म होगी तुम्हारी कहानी। ये सुनते ही उदय सिंह के चेहरे पर पसीने आने लगते हैं और बाकी सब आश्चर्य से बस एक दूसरे को देखने लगते हैं। नव्या रोती हुई सबसे मिलकर विदा लेती है और ध्रुव के साथ उसके घर चली जाती है। नव्या और ध्रुव अपने कमरे में होते हैं। वो नव्या को गोद में उठाकर झूमने लगता है। नव्या नव्या नव्या, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर सालों बाद आज हम एक हो ही गए। सालों बाद मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। पर ध्रुव बहाना बना देता है और दोनों सो जाते हैं। आधी रात होने के बाद नव्या देखती है तो वहाँ ध्रुव नहीं होता। नव्या ध्रुव को पूरे घर में ढूंढने लगती है कि तभी उसके कान में एक धीमी सी आवाज आती है, नव्या इधर आओ, जो जंगल के अंदर से आ रही थी। नव्या उस आवाज की ओर खींची चली जाती है। जैसे वो आवाज आ रही थी, नव्या उस ओर बढ़ती हुई उसी विशाल पेड़ के सामने पहुंच जाती है। ये तो वही पेड़ है जहां वो नाग था। अचानक ही तभी नव्या को नाग की लहराती हुई पूंछ नजर आती है। आज तो मैं उस नाग से पूछ कर रहूंगी कि आखिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। और नव्या पेड़ की दूसरी तरफ जाकर नाग को अपनी तरफ पलटती है और जैसे ही नव्या नाग के रूप में ध्रुव को देखती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। ध्रुव, तुम वही नाग हो जिसने मुझे इतना डराया? डरो मत नव्या, मेरी बात सुनो। ध्रुव मानव रूप में आकर नव्या को उठाता है और नदी के किनारे ले जाता है जिसमें ध्रुव की नाग की परछाई थी। मैंने तुम्हें कभी डराया नहीं नव्या, मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता था सब कुछ। और वो नदी के पानी के ऊपर अपना हाथ फेरता है जिससे पानी में एक मैजिक होता है। नव्या, अब तुम अपने आप को पानी में देखो। और नव्या जब खुद की परछाई को देखती है तो वहाँ एक विशाल काली नागिन खड़ी होती है। ये मैं नहीं हो सकती हूँ, मैं नागिन नहीं हूँ। जरूर तुमने ही कोई छल किया है। धोखेबाज हो तुम, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। गुस्से से नव्या अपने हाथ से अपनी मांग का सिंदूर मिटाने लगती है कि तभी ध्रुव उसका हाथ पकड़ लेता है और वह नव्या के एक जोरदार तमाचा मारता है। नव्या होश में आओ, ये क्या कर रही हो तुम? भूल कर भी अपने सिंदूर को मत मिटाना, यही तुम्हारा हथियार है। आज से सालों पहले इसी सिंदूर की खातिर उन्होंने अपनी जान दे दी थी। किसने जान दे दी थी? कब तक पहेलियां बुझाओगे ध्रुव? आखिर कौन हो तुम और कौन सुहागन थी जिसने जान दी थी? तुम्हारी माँ। नव्या ये सुनकर चौंक गई। नव्या अपनी जीभ बाहर निकालो। और नव्या जीभ बाहर निकालती है और वो नागिन की जीभ होती है। नव्या उसे देखकर सहम गई थी। तभी ध्रुव भी अपनी सांप वाली जीभ बाहर निकालता है और जैसे ही वो दोनों स्पर्श करती हैं, एक रोशनी निकलती है जिससे सामने वाले पेड़ के पास एक दरवाजा बन जाता है। ध्रुव उसको उसी पेड़ के पास ले जाता है और नव्या के सिर पर अपना हाथ रखता है और दोनों उस दरवाजे में चले जाते हैं। अब नव्या और ध्रुव सालों पहले पीछे जा चुके होते हैं। नव्या देखती है कि पेड़ के पास एक छोटी बच्ची खेल रही है। अरे
ये बच्ची तो मैं ही हूँ, ऐसी ही तो थी मैं, शैतान, नटखट। तभी पेड़ के पीछे एक बच्चा निकल कर आता है। पकड़ लिया तुझे नव्या। तो मुझे तंग मत कर, खेलने दे। और दोनों में खेलते खेलते लड़ाई हो जाती है। लड़ाई देख बड़ी नव्या को हंसी आ जाती है। कितने प्यारे बच्चे हैं, पर ये लड़का कौन है? ध्रुव, आज मैं तेरे बाबा से शिकायत करूंगी। ध्रुव का नाम सुनते ही नव्या ध्रुव की ओर मुड़कर देखती है और तभी दोनों बच्चे उठकर नव्या और ध्रुव के पास आते हैं। भैया भैया आप बताओ ना, गलती इस नव्या की थी ना? नहीं दीदी, इस ध्रुव ने मेरे बाल खींचे थे। और दोनों की बातें सुनकर नव्या और ध्रुव हंसने लगते हैं कि लड़ते लड़ते ध्रुव और नव्या छोटे नाग नागिन में बदल जाते हैं और लड़ते हुए जंगल की दूसरी ओर चले जाते हैं। नव्या भी पीछे पीछे जाती है तो वहाँ संजना और ऋषभ खड़े थे। नव्या, ये तुम्हारे माँ बाबा हैं। नव्या ध्यान से सब कुछ देख रही थी। वो बच्चे आकर संजना और ऋषभ से शिकायत करने लगते हैं। देखा ऋषभ, ये बिल्कुल हम दोनों जैसे हैं। एक दिन इन दोनों की हम शादी करवा देंगे और उस दिन मैं सबसे ज्यादा खुश होंगी। तभी दुष्यंत भी वहाँ आ जाता है। नहीं भाभी, मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। इतनी शक्तिशाली नागिन की बेटी हमारी बहू जो बनेगी। मगर इसके बाद मैं जिंदगी से उस जिंदगी तक कैसे पहुँची और माँ पापा कहाँ गए? ये तो मैं नहीं जानता कि तुम वहाँ कैसे आई, मगर मैं तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ। और ध्रुव नव्या का हाथ पकड़कर आगे ले चलता है। नव्या देखती है ऋषभ और संजना हांफते हुए इधर उधर भाग रहे थे। संजना, ये कीमती चीज किसी भी हाल में उन लोगों के हाथ नहीं लगने देंगे। हाँ ऋषभ, मैंने उसे एक सुरक्षित जगह रख दिया है और नव्या को भी। अभी हमें इन दुष्टों से अपनी जान बचानी है। तभी उन दोनों के पीछे कुछ लोग जलती हुई मशालें लेकर आते हैं और नाग नागिन भागते हुए खंडर में जाते हैं और वो लोग उन्हें जला देते हैं। ये सब नव्या देखते हुए रोने लगती है। माँ, बाबा। और नव्या उस जले हुए खंडर में जैसे ही घुसती है, उसकी जलती हुई माँ नव्या का हाथ पकड़ लेती है। तू ही मेरा बदला लेगी बेटी। तेरी ये ताकत ध्रुव बनेगा, तेरा सुहाग। और जब तू सुहागिन नागिन होगी तो सबसे बदला लेना अपनी माँ बाबा की मौत का। और संजना जलकर राख हो जाती है। माँ, नहीं। ध्रुव, कौन थे वो लोग जिन्होंने मेरे माँ बाबा को मार डाला? नव्या, उन लोगों को तो मैंने खुद मार दिया, किसी को डस कर, किसी को निगल कर और किसी को जलाकर। मगर वो दो लोग कौन थे ये मैं भी नहीं जान सका। नव्या ध्रुव के गले लगती है। कोई बात नहीं ध्रुव, कब तक बचेंगे वो दोनों मेरे प्रकोप से? अब वक्त है बदले का। और नव्या किसी नुकीली चीज से ध्रुव के अंगूठे में चीरा लगा देती है। उदय सिंह नींद से उठकर खिड़की के पास आता है और खिड़की बंद करने लगता है। क्या जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? शायद अब मौसम बहुत बिगड़ने वाला है। ध्रुव, अपने खून से मेरी मांग भर दो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लो। और जैसे ही ध्रुव उसकी मांग अपने खून से भरता है, आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है और हंसी की आवाज गूंजते हुए तूफान आता है। तूफान आते ही उदय खिड़की बंद करने वाला ही होता है कि तभी उसे एक बिजली का झटका लगता है और उदय फटाफट आकर बिस्तर में घुस जाता है। लगता है अब समय आ गया है। नव्या और ध्रुव घर लौट आते हैं। ध्रुव, मगर अब हमें पता कैसे चलेगा कि माँ बाबा को मारने वाले वो दो लोग कौन थे? सबसे पहले हमें तुम्हारी कहानी का पता लगाना होगा नव्या। अगले दिन ध्रुव और नव्या जंगल वाले पेड़ के पास फिर से जाते हैं। नव्या पेड़ को चारों ओर से देखती है। तभी उसे पेड़ के कोटर में टूटा हुआ बक्से का एक टुकड़ा मिलता है। ध्रुव, मैंने इसे कहीं देखा है। और नव्या को याद आता है कि ऐसा बक्सा तो उसने अपने बाबा की अलमारी में देखा था। इसका मतलब ससुर जी के पास जो बक्सा है वो यहीं रखा था। क्या था उसमें नव्या, बताओ मुझे। ध्रुव, उसमें एक चमकीला पत्थर था। नव्या, वो कोई पत्थर नहीं, नागमणि थी। मतलब तुम्हारे माँ बाबा उस दिन उसी कीमती चीज को बचा रहे थे और उन्होंने उसे यहाँ छिपाया होगा। मगर वो नागमणि मेरे घर में कैसे आई? मुझे पापा से इस बारे में बात करनी होगी। और नव्या ध्रुव के साथ वापस जाने लगती है। उधर उदय सिंह घबराया हुआ अपना सामान पैक कर रहा था। जी, क्या हुआ? आप ऐसे अचानक से कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? उस नागिन का साया अभी भी हमारी बच्ची पर से गया नहीं क्या? अब तो उसकी शादी भी हो गई। तभी सुषमा और उदय मुड़कर देखते हैं तो नव्या वहीं खड़ी होती है। उदय नव्या को देखते ही घबरा जाता है और बैग से पिस्टल निकालकर नव्या के ऊपर निशाना लगाता है। रुक जा नागिन,
मेरे पास ना आना। नव्या अपने बाप का ऐसा बर्ताव देखकर हैरान थी। पापा, इसका मतलब कि आप? तभी उदय सिंह सुषमा को अपने पास खींचकर उसके सर पर पिस्टल तान देता है। मुझे यहाँ से जाने दे, वरना मैं तेरी माँ को मार दूंगा। नहीं पापा, ऐसा मत करना। जाओ आपको जहाँ भी जाना है, मैं नहीं रोकूंगी। और उदय सिंह मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। नव्या सुषमा को संभालती है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? और पापा नागिन की क्या बात कर रहे हैं? बेटा, आज तक हमने तुझसे बहुत बड़ा राज छुपाया है। तू हमारी बेटी नहीं है। मैंने और उदय ने तुझे जंगल में से उठाया था। मुझे सालों तक कोई संतान नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत उदास रहती थी। और एक दिन हम दोनों जब जंगल के पास से गुजर रहे थे, तो मुझे जंगल वाले बड़े पेड़ के पीछे तेरे रोने की आवाज आने लगी। ए जी, देखो जरा ये कौन बच्चा रो रहा है। और फिर जब हम दोनों वहां गए तो हमें तू बैठी नजर आई, प्यारी सी छोटी सी। कपड़ों पर तेरा नाम पहले से ही लिखा हुआ था, नव्या। ईश्वर ने हमें संतान ऐसे ही देने का सोचा है, क्यों ना इसे हम अपने साथ ले जाएं? नहीं, पता नहीं किसकी बच्ची है, कौन है, कैसी है। हम ऐसे कैसे किसी के बच्चे को लेकर जा सकते हैं? मगर मैं तुझे जिद करके अपने साथ घर ले आई। मैं और उदय बहुत खुश थे, मगर फिर कुछ ऐसी चीजें होने लगी जो हमारे लिए बुरे सपना जैसा था। तू जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, रात में तू एक नागिन में बदल जाती। कभी अपने पापा के ऊपर बैठ जाती तो कभी अलमारी के ऊपर। तब मुझे उदय ने बताया कि तुझ पर किसी नागिन की आत्मा का साया है। मुझे माफ करना नव्या। माँ, भले ही आपने मुझे जंगल से उठाया हो, मगर अब भी आप मेरी माँ हो। दोनों गले लगती हैं। और माँ, मुझ पर कोई नागिन का साया नहीं है। असल में बचपन से लेकर आज तक घर में जो नागिन आपको नजर आती थी, वो मैं ही हूँ। मैं एक नागिन की बेटी हूँ। और नव्या अपने नागिन के रूप में आकर दिखाती है। ध्रुव भी तब तक वो बक्सा उठा लेता है। इसका मतलब उन दो लोगों में से वो एक बाबा ही थे। नव्या, हमें उनका पता लगाना होगा। और नव्या, ध्रुव और सुषमा उदय को ढूंढने जंगल की ओर जाते हैं और चलते चलते एक गुफा के पास रुक जाते हैं। तभी गुफा के अंदर से उन्हें पिस्टल के चलने की आवाज आती है और वो तीनों छिपकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उदय सिंह अंधेरे में खड़े किसी आदमी से बात कर रहा था। तुमने कहा था कि वो सब नव्या की शादी के बाद खत्म हो जाएगा, मगर नागिन का प्रकोप टला क्यों नहीं? हाँ, मगर पहले वो नागमणि तो लेकर आओ। पता नहीं वो नागमणि कहाँ चली गई। सालों से मैंने उसे संभाले हुआ था, मगर ये सुनते ही आदमी क्रोध में आ जाता है और रोशनी में आता है, जो और कोई नहीं ध्रुव का बाबा दुष्यंत ही था। दुष्यंत को देखकर सब चौंक जाते हैं और सामने आ जाते हैं। बाबा, तो वो दूसरा आदमी आप हैं जिसने नव्या के माँ बाबा को मारा था? हाँ, वो मैं ही हूँ। मैंने और उदय ने मिलकर ही वो चाल चली थी। और दुष्यंत भी एक विशाल शैतान नाग में बदल जाता है, जिसकी आंखों का रंग एकदम काला था। जब मैं जंगल से इंसानों की बस्ती में जाता था, तो मेरी वहाँ उदय से दोस्ती हुई। उदय और मैं दोनों ही शक्तिशाली बनना चाहते थे। मैं नाग तो था, मगर नागमणि से लेकर सारी इज्जत उस ऋषभ को ही मिलती थी। या दुष्यंत, संतान होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ढेर सारा पैसा मिले तो मजा आ जाएगा। अगर वो नागमणि हमारे हाथ लग जाए तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं उदय। और फिर एक रात को मैं और उदय चुपके से नाग बस्ती में घुसकर ऋषभ की जगह से नागमणि चुरा ही रहे थे कि ऋषभ ने मुझे देख लिया और फिर मेरा और ऋषभ का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। चला जा यहाँ से गद्दार, मैंने तुझे हमेशा अपना दोस्त माना था। और फिर मैंने ठान ली कि इस नाग नागिन की कहानी तो खत्म करनी ही है। उस समय उदय ने आसपास के लोगों में नाग नागिन की बात बताकर लोगों को इकट्ठा कर दिया और हम लोग नाग बस्ती की ओर चले गए। वो रहे नाग नागिन, जला दो उन्हें, जल्दी जला दो। हमें देखकर नाग नागिन भागने लगे और तभी संजना ने नव्या और नागमणि को उस पेड़ के पास छिपा दिया और हम लोगों ने उन दोनों को जिंदा जला दिया। और उस दिन जंगल में मैं सुषमा के साथ पेड़ के पास तुम्हें नहीं, वो नागमणि लेने गया था, मगर मुझे तुम भी मिल गई बिटिया। और नागमणि को तेरे करीब ही रखना था नागिन, इसीलिए मैंने उसे उदय को दिया और तेरी शादी के बाद उसे घर लाने वाला ही था, मगर न जाने कैसे गायब हो गई वो नागमणि। बाबा, मत
कहो मुझे बिटिया, आप दोनों ने मेरे बाबा को मार डाला। आप दोनों का भी वही अंजाम होगा। तू मारेगी मुझे? हा। कोशिश कर ले चल। और नागिन और दुष्यंत के बीच भयंकर लड़ाई होती है। उधर उदय सिंह भागने की कोशिश करता है, मगर सुषमा और ध्रुव उसे जाने नहीं देते। नव्या अपनी पूंछ से बहुत से वार करती है, मुंह से आग निकालती है और दुष्यंत पर जहर भरे कांटे भी फेंकती है, मगर उसे कुछ भी असर नहीं होता। ध्रुव, ये क्या हो रहा है? तब ध्रुव भी नव्या के साथ मिलकर दुष्यंत पर वार करता है। तो तू अपनी पत्नी के लिए अपने बाप को मार रहा है? कोई बात नहीं, तू भी कर ले कोशिश। हा। और नव्या और ध्रुव भी दुष्यंत से लड़ते हुए एकदम थक जाते हैं। माँ, ये तो मर ही नहीं रहा। हा। अब मेरी बारी है बच्चों। और दुष्यंत अपनी पूंछ से नव्या और ध्रुव दोनों पर वार करता है। वार से नव्या गुफा की दीवार पर जाकर टकराती है, जिससे उसके पेट में गई वो नागमणि तुरंत ही बाहर आकर जमीन पर गिरती है। नागमणि देख उदय सिंह और दुष्यंत दोनों ही खुश होते हैं। वाह, ये होता एक वार से 3 शिकार। अब मैं बनूंगा सबसे ताकतवर नाग। और दुष्यंत वहाँ से जाने लगता है, मगर ध्रुव उसके पाँव से लिपट जाता है और उसे जाने नहीं देता। कैसा नालायक बेटा पैदा कर दिया मैंने। इससे अच्छा तो उस दिन उस नाग के साथ साथ मैं तुझे भी कुचल देता। छोड़ मुझे। नव्या बेहोश हो गई थी। तभी बेहोश नव्या के कानों में एक मीठी आवाज आती है, मेरी लाडो, मेरी बिटिया, उठ जा अब। और नव्या आँख खोलती है तो वो खुद को उस जले हुए खंडर में पाती है, जहाँ उसकी माँ संजना उसके पास बैठी हुई थी। माँ, तुम मेरी माँ हो? दोनों गले लगती हैं। बेटा, वो दुष्यंत ऐसे नहीं मरेगा। अगर उसे मारना है तो तुझे अपनी सुहाग की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। पर वो कैसे करूँ माँ? और संजना उसे पूरी बात बता देती है। जा अब और जीत हासिल कर ध्रुव के साथ खुशी खुशी जिंदगी जी मेरी बच्ची। नव्या रोती हुई आंखों से अपनी माँ को अलविदा कह देती है और पलक झपकती ही वो खंडर भी गायब हो जाता है। नव्या को होश आता है और वो देखती है कि ध्रुव दुष्यंत के साथ लड़ रहा है और उदय सिंह खड़ा खड़ा हंस रहा था। दुष्यंत, तेरा अंत मेरे ही हाथों लिखा है। और नव्या आंख बंद करते हुए हाथ जोड़ती है, जिससे उसकी मांग में भरे सिंदूर से एक तेज लाल रोशनी निकलती है, जो दुष्यंत और उदय के शरीर के आर पार होकर गुजरती है। नहीं। जैसे जैसे वो रोशनी गुजरती है, दोनों के शरीर के टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। माफ करना बेटी, मेरे लालच की शायद यही सजा थी। नव्या रोते हुए ध्रुव को गले लगा लेती है और नागमणि को उठाकर दोनों सुषमा को लेकर गुफा से बाहर जाने लगते हैं कि तभी नव्या मुड़कर देखती है तो उसके असली माँ बाबा ऋषभ और संजना की आत्मा वहाँ प्रकट हो जाती है और दुष्यंत और उदय सिंह के शरीर को जला देती है। हमेशा खुश रहो बच्चों। ऋषभ और संजना नव्या को अलविदा कहते हुए गायब हो जाते हैं। तभी गुफा भी टूटकर गिर जाती है। तीनों घर जाते हैं और फिर ध्रुव और नव्या अपना नाग नागिन जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। यहाँ नागिन बनी सुहागन कहानी का अंत हुआ, मगर ऐसी ही और भी दिलचस्प और अलग कहानियाँ आपको हमेशा मिलती रहेंगी। आपके मन में यदि कोई विचार है या बात है तो आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा आपकी कीमती बातों का। जल्द ही मिलते हैं नई कहानी के साथ।